नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उस सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये घटना चक्र की बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसमें पूछा गया है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय जी पहले भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे, तो मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनना। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि उसको हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कह सकते हैं, उसकी स्थापना जो हुई थी वो एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। ठीक है, एक रुक जाइए। ठीक है, किसके द्वारा? एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। और इसके स्थापना का कारण वर्ष जो था, इसका जो पीछे का कारण था वो था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, इसी ध्यान सुनना, इसकी स्थापना का जो कारण वर्ष है वो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अब आगे सुनना ध्यान से। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन था 1919 में, उसको देखते हुए जो भारत के जितने भी श्रमिक संगठन थे वो लोग आपस में एक साथ एक संगठित होने का फैसला किया। ठीक है, इसी के चलते भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और उपाध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जो महामंत्री थे दीवान चमनलाल जी। ठीक है, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहां हुई और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। बस इतना जानना चाहिए, ज़्यादा कुछ विशेष इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये देख लो, आईएएस ऑफिसर हितेश विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स पिक्चर ऑफ टुडे। ये सब मोटिवेशन होता है। अब आप लोग को इसी तरीके से मेहनत करना है कि आप लोग का आरओ आरओ एग्जाम इस बार निकल जाए। भाई साहब, आरओ आरओ एग्जाम छोटा नहीं होता। जो लोग, अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें हो, गलत धारणा, तो मैं बता देता हूँ। यूपीपीएससी कराती है, यूपीपीसीएस जो एग्जाम कराता है भाई साहब, छोटा एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो इसको सीरियसली लो। अब बात करें, एक मिनट, अगले सवाल पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी हम लोगों ने बात किया, एक मिनट नहीं, ये वाला नहीं बात किया है, वो तो दूसरा बात किया था हम लोगों ने। इससे पहले क्या बात किया था? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसमें क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि अध्यक्ष जो है 1929 में कौन थे। और उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि पहले, और पहला कब था? 1920 में हुआ था। लेकिन इसमें 1929 में पूछा गया है, यानी कि 9 साल बाद। अगर 1920 वाला होता कि पहले अध्यक्ष, तो लाला लाजपत राय जी थे। लेकिन 1929 पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी। अब हुआ ऐसा कि 1928-29 का तक जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1929 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक सवाल में आपको 2-3 सवाल मिल रहे हैं, तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और 1929 में एक चीज़ और हुआ कि नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो आपको एक सवाल में 2-3 सवाल मालूम हो चुका है। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। ध्यान सुनना, अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जब ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को मतलब नरसंहार हुआ था। ये चीज़ ध्यान देना, 19 अप्रैल 1919 को। ये घटना इतनी ज़्यादा हृदय विदारक थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी मतलब सम्मानित चीज़ पाए थे उसको तो वापस ही कर दिया। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नाइट की उपाधि दी गई थी, किसकी? नाइट की, उसको भी इन्होंने वापस कर दिया। नाइट की उपाधि किसको दी गई थी, ये चीज़ जानना चाहिए। तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये पहला
चीज पहली जानकारी है। दूसरा, नाइट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो वो है ब्रिटिश के द्वारा। दूसरी चीज, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद नाइट उपाधि को वापस कर दिया, तो वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये होगी तीसरी चीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो होगा 19 अप्रैल 19 अप्रैल नहीं, माफ करिए, 13 अप्रैल 1919 को। तो आपको एक सवाल में 4 चीज मालूम चल गया। आगे बात करें अगले सवाल पर, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं विस्तार से। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? सही उत्तर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल का वर्ष है भारत में, वो 1916 से लेकर 1921 तक, यानी कि तकरीबन 5 साल रहा। वो इस दौरान वायसराय थे भारत के, और उन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगर ये पूछ गया जाए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, और ये किस वायसराय के द्वारा पारित हुआ था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। खैर, अब इस चीज पे हटाओ, इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, यानी कि जो भी घटना हुआ है उसको आपको कालक्रम अनुसार लगाना है। इसमें 4 नाम है, रॉलेट एक्ट है, ये है, फिर रॉलेट सत्याग्रह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और जलियांवाला बाग। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे भाई साहब कंफ्यूज हो चुके हैं। वो लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सब 1919 है। अब देखो, इसमें 1919 साल तो एक ही है। देखिए, एक साल में 4 घटनाएं कम से कम हुई थी उस वक्त, चारों इंपॉर्टेंट है। अब उनके महीनों में ही फर्क है, महीना और डेट में। अब ध्यान देना हर बात को। इसका जो उत्तर होगा वो है बी, यानी पहले 1, 2, 3, पहले आएगा रॉलेट अधिनियम, फिर आएगा रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, फिर हुआ जलियांवाला बाग। अब ध्यान देना कब का हुआ। सबसे पहले रॉलेट जो है अधिनियम या रॉलेट एक्ट कह सकते हो, ये मार्च के महीने में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1919 में। और रॉलेट सत्याग्रह हुआ था अप्रैल के महीने में, 6 अप्रैल को। ये हुआ था मार्च में, ध्यान देना, पहला वाला ये हुआ अप्रैल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, वो भाई साहब हुआ था 26 से 30 दिसंबर के बीच, 26 से 30 दिसंबर के बीच में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। तो आपने क्या समझा? 1, 2, 4, 3, इसका मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर के महीने में, ये मार्च के महीने में, ये अप्रैल के महीने में, और ये हुआ था 6 अप्रैल को, ये हुआ था 13 अप्रैल को। तो 1, 2, 4, 3 पॉइंट ऐसे आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, गोरखपुर में। ध्यान से सुनना। हुआ ये था कि जो चोरा चोरी का जो कांड हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी, लिख देता हूँ, फरवरी 1922 को। मैं हर डेट बता रहा हूँ तो याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या हुआ कि गोरखपुर के जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़, उसमें से भीड़ में से कुछ लोग, जो कह सकते हो कि भीड़ सब नहीं थी, भीड़ में से कुछ ही लोग, मतलब कुछ लोग में से कई लोग थे, खैर, ने थाने में आग लगा दी। और थाने में जब आग लगा दिया भाई साहब, तो 23 सिपाहियों की जल के हो गई मृत्यु। अब ये सब घटना देखने के बाद ही खैर गांधी जी बहुत ही ज़्यादा विचलित हुए थे, और इसी घटना को इतिहास में चोरी चोरा कांड दिया गया। तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ये कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर जिले में स्थित है, और उसके पीछे क्या कारण है मैंने आप सभी को बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ध्यान देना, इसमें 4 नाम है। पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, और तीसरा है शौकत अली, और चौथा है मोतीलाल नेहरू। 4 में से एक नाम कोई होगा, कोई उत्तर होगा। तो उत्तर फिलहाल होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह बात कही थी, यह निष्ठुर बर्बादी है। खैर, इसके बारे में इसका रीजन सुन लो। इसमें ऐसा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व देते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। इनका कहने का मतलब था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कि ये सब करने से अच्छा है कि कुछ रचनात्मक कार्य करिए, जिससे बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर इस चीज़ का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। ये सब कहीं ना कहीं एक हिसाब से बर्बादी ही बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बात से थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें एक कथन है, इसमें कुछ बात लिखा गया है, और आर में इस पॉइंट का दिया गया है कारण। तो पहले दोनों पॉइंट पढ़ना है, बताना है क्या कैसा है। फिलहाल ए में लिखा गया कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, और दूसरा जो इसका
कारण दिया गया है। इसमें कारण है कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। दोस्तों इसका उत्तर जो होगा वो है बी यानी कि ए और आर दोनों पॉइंट सही है, परंतु आर जो है, ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा विरोध किया गया, नहीं तो ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी जी के खिलाफ विरोध इन लोगों ने नहीं किया था। तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों का विरोध था लेकिन महात्मा गांधी जी के पर नहीं था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आगे के नीचे दिए गए कथन को आपको पढ़ना है। उसी तरह सवाल है, ए में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और दूसरे में है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। अब फिलहाल उत्तर जानते हैं। उत्तर दोस्तों सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि हाँ, उन्होंने नाइट जो वो था उपाधि था नाइटहुड की, उसको तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन ये बात कहा जाए कि इसके पीछे कारण ये है कि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये बात गलत है। अब अगर गलत है तो भाई बात क्या सही है ये जान लो। बात सही ऐसा था कि जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत मतलब बुरा लगता है, बहुत दुखी होते हैं। इसके सिलसिले में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 23 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा देते हैं। और टैगोर जी ये भी कहते हैं कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो ये बात एकदम गलत है कि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, आगे बात करें। इसमें स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने। यानी अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने किया। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और CR दास जी जो थे इसके अध्यक्ष बने, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव। ये भी सवाल बन सकता है कि जो ये स्वराज पार्टी बनी इसके अध्यक्ष कौन थे पहले, ये होगा पहले वाला, तो ये चीज ज्यादा ध्यान देना। मोतीलाल नेहरू जी थे और महासचिव नहीं अध्यक्ष थे CR दास जी और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया तथा साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपना वचनबद्धता को दोहराया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसका सही उत्तर होगा बी, विट्ठल भाई जे पाटिल। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पाटिल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। क्या थे? सह संस्थापक थे। ये चीज ध्यान देना। आगे बात करें, इस वीडियो का अंतिम सवाल कह सकते हैं आप कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर होगा डी, विट्ठल भाई पाटिल। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको संबंधित उसके बारे में बात किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।